हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर उसको समझेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है और इसका जो डिटेल सिलेबस है उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और भी आगे आपको बढ़ना है। तो हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 में आप जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसका मतलब जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। सेकेंड यूनिट में आप जानेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं ग्लोबल पावर के टाइम पे या कोल्ड वॉर के टाइम पे, किस तरह से इंडिया और यूएसए के क्या रिलेशन थे, इंडिया और रशिया के क्या रिलेशन थे, इंडिया एंड चाइना के क्या रिलेशन थे, ये आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। जो आपके थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आप इंडिया एंड द नेबरहुड, जो इंडिया, जो भारत है और इसके जो पड़ोसी देश हैं, इसको लेकर इसको पड़ोसी देश को लेकर कौन कौन से यहाँ पे इश्यूज़ हुए हैं, चैलेंजेस हुए हैं जो भारत ने यहाँ पे फेस किए हैं, चाहे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट हो, माइग्रेशन, रिफ्यूज़, जो आपका रिफ्यूजी इशूज़ हो या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो। यूनिट 4 में दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिया में जो कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड हुए हैं, जिसमें आप इंडियाज़ इंगेजमेंट, मल्टीलेटरल फोरम्स, जिसमें आप यहाँ पे आप नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट, या इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर और इंडिया एज अ ग्लोबल पावर कैसे बना है, इसको ग्लोबल पावर होने में क्या क्या चेंजेस फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाला कारक क्या है, इसकी विवेचना करना है कि समकालीन भारत के टाइम पे जो भारत था, इसकी जो विदेश नीति थी, इसको ऐसे कौन कौन से कारक थे जो इनकी नीतियों को प्रभावित करते थे, वो यहाँ पे आपको बताना है। अपनी आंसर राइटिंग को किस तरह से लिखना है ये भी एक अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा कि जैसे ये फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपके मन में क्या राय है, क्या आप इस विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले उसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी है, भले ही आप 2-3 लाइन की दो, लेकिन आपको डेफिनेशन ज़रूर देनी है। डायरेक्ट आपको ऐसा शुरू नहीं करना है कि इसके निम्नलिखित कारक थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा कि विदेश नीति होती क्या है। जैसे इसमें बताया गया कि समकालीन भारत की विदेश नीति कई आंतरिक और बाहरी कारकों से निर्धारित होती है। ये कारक मिलकर भारत के वैश्विक दृष्टिकोण, संबंधों और प्राथमिकताओं को आकार देते हैं और इन प्रमुखों को विस्तार से चर्चा करते हैं। बेसिकली जो विदेश नीति होती है भारत की या किसी भी देश की, जो आंतरिक और बाहरी कारक होते हैं, ये इसको निर्धारित करती है। आप किसी भी देश की नीति, विदेश नीति को देखेंगे तो वो ऐसी नीतियाँ या कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं होती हैं जो किसी अपने देश को, अपने देश की जो है प्राथमिकताओं को देखकर उन नीतियों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आंतरिक कारक बताए गए हैं कि सबसे पहले कौन सा कारक है, आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक में या डोमेस्टिक फैक्टर्स में सबसे पहले आपका जियोग्राफी एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें भूगोल और भू रणनीतिक स्थितियाँ आती हैं। जैसे कि भारत की स्थिति यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति में तीनों ओर से जो हमारा भारत है समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ओर से घिरा हुआ है और हिमालय द्वारा ये संरक्षित उत्तरी सीमाएँ और इसकी विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया में ऊपर यहाँ पे आपको हिमालय दिखेगा, इसके अलावा तीनों साइड यहाँ पे आपको समुद्र दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल हो जाता है किसी देश के लिए, अगर कोई आक्रमण करता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे टिपिकल हो जाता है। हिंद महासागर में इसकी केंद्रीय स्थिति को एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति मानती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो यहाँ पे इसके पड़ोस पहले और सागर जैसी नीति निर्धारित करती है कि हिंद महासागर, जो कि अपना प्यारा भारत के स्थिति में देखते हुए भी इसकी कई सारी ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं जिससे अपने समुद्र को ये अच्छी तरह से यहाँ पे जो महासागर उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश होने के साथ साथ कभी कभी तनावपूर्ण सीमाएं और रक्षा और संबंधी विदेश नीति एक प्रमुख स्तंभ बनाती हैं। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है विदेश नीति हम किस तरह से बना सकते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें नोटिस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखकर हम एक विदेश नीति का निर्माण करते हैं। ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्य, हिस्टोरिकल लेगेसी एंड कल्चर वैल्यूज़ है, जिसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध तथा शांतिपूर्ण से अस्तित्व के गांधीवादी और बौद्ध धर्म इसके विदेश नीति के गहराई से सहमत जो है समाहित हैं।
क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत जब स्वतंत्र संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे या उपनिवेश के टाइम पे या साम्राज्यवाद के टाइम पे जो दास प्रथा थी, या आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में काफ़ी जो हमारा समाज जातियों में काफ़ी जातियों में बटा पड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे जो कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनको ध्यान में रखकर, और ऐसे भी कोई पॉलिसी हम नहीं बना सकते जिनके उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो हमें सही ढंग से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता की नीति भी जो है हमें देखनी पड़ती है, और वसुधैव कुटुंबकम, ये कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो कि अपनी पूरी दुनिया का एक परिवार मानता है, इस सिद्धांत को लेकर भी जो है भारत एक जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे बनाता है। आर्थिक विकास और आवश्यकताएं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीड्स, जो यहाँ पे आप देखेंगे आर्थिक विकास और आवश्यकताएं। भारतीय जो विदेश नीति है इसमें ऐसे कौन सी नीतियाँ होती हैं या ऐसी कौन सी नीतियाँ बनाई जाती हैं जिससे हम भारत का आर्थिक विकास कर सकते हैं, और आर्थिक विकास या जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि आप सभी को पता है जब तक आपके पास एक पॉलिसी नहीं होगी, कोई एक प्लान नहीं होगा कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, बिना किसी पॉलिसी या बिना किसी प्लान के आप उसको आगे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कारक भारत को विभिन्न देशों के साथ आर्थिक साझेदारी विकसित करते हैं। मुक्त व्यापार समझौता जो कि आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पर हस्ताक्षर करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम जो कि विदेशी निवेश आकर्षक करने और भारत को एक विनिर्माण हब बनाने के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। केवल यहाँ पे हम उन नीतियों को नहीं देखते कि अपने देश को चलाया जाए, हम उन नीतियों को भी यहाँ पे बनाते हैं जिससे दूसरे देश के जो निवेशक हैं वो हमारे देश में आके अपना कुछ निवेश कर सकें। घरेलू राजनीतिक और स्थिरता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड स्टेबिलिटी है, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना जो भारत प्यारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें केवल एक जाति 2 जाति नहीं रहती, कई सारी जातियाँ मिलकर यहाँ पे रहती हैं, और इन सभी जातियों के भावों को देखते हुए ही पॉलिसी बनाई जाती है। जो भारतीय प्रवासी भारतीय हैं और इनकी बड़ी संख्या में विदेश नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके कल्याण को करने के लिए एक सुनिश्चित प्रयास करता रहता है। और राज्यों की जो विदेश नीति होती है इसमें बढ़ती भूमिका को लेकर खासकर जो पड़ोसी देश हैं इसके साथ संबंधों में भी एक उभरता हुआ यहाँ पे कारक रहा है। जो 5वां पॉइंट है ये सैन्य क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा है, मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे भारत की जो बढ़ती सैन्य शक्ति है, परमाणु क्षमता है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। वैश्विक खिलाड़ी जो होते हैं इसको यहाँ पे एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में बनाती है। और राष्ट्रीय सुरक्षा जिसमें सीमा सुरक्षा है, आतंकवाद है, मुकाबला है, समुद्री सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें जो है विदेश नीति में एक केंद्रीय बिंदु के रूप में उभरती हैं। इसके अलावा रक्षा सहयोग है, हथियारों के आयात निर्यात के ऊपर भी जो यहाँ पे रणनीतियाँ होती हैं ये साझेदारी की जाती हैं। पहला हमने अभी आंतरिक कारक पढ़ा, कौन कौन से आंतरिक कारक हैं एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भूगोल और भौगोलिक रणनीतिक स्थितियां हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्य हैं। आर्थिक विरासत, आर्थिक विकास और आवश्यकताएं हैं। घरेलू राजनीति और स्थिरता है। सैन्य क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब यहाँ पे बाहरी कारक क्या हो सकते हैं। बाहरी कारक में आप सभी को पता ही है, दूसरे देश के लेकर जो यहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं दूसरे देशों को देखकर, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, वो यहाँ पे सारे कारक यहाँ पे आ जाएंगे। जिसमें आपका पहला कारक जो कि बदलती वैश्विक व्यवस्था और बहुध्रुवीयता है, जिसमें आपका इवोल्विंग ग्लोबल ऑर्डर एंड मल्टीपोलरिटी है। जैसे कि आप सभी को पता है शीत युद्ध के बाद से विश्व जो कि एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले जो कि यूएसएसआर और यहाँ पे आपका जो यूएसए था, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती थी और इन दोनों में युद्ध होते थे, जिस वजह से पूरा विश्व जो है एक ही ध्रुवीय की ओर चलता था। लेकिन जब से यहाँ पे नए नए देश या जो शक्तियाँ उभर कर आई हैं, जिस वजह से यहाँ पर पूरा जो हमारा पृथ्वी है कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत इस नई व्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, जिस चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, इसमें हर तरह से भारत जो है भाग लेता है। इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ साथ जो रणनीतिक स्वायत्तता है इसको बनाए रखने में भारत को बढ़ावा मिलता है।
इसकी पहला एक कारक हो गया कि बदलती वैश्विक व्यवस्था और बहुध्रुवीयता, क्षेत्रीय गतिशीलता और भू राजनीतिक चुनौतियाँ जैसे रीजनल डायनेमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। दक्षिण एशिया में जो पाकिस्तान है और चीन है, इसके साथ अपने संबंध आप सभी को पता ही है कैसे हैं, और विदेश नीति भी हमें ऐसी बनानी पड़ती है ताकि हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें। और अफ़गानिस्तान में स्थिरता है। इसके अलावा भारत में जो एक्ट ईस्ट है, पूर्व की ओर देखो, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के साथ साथ जो गहरा संबंध है, उसको भी कहीं न कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उन सभी को साथ लेकर हमें चलना होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं, इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, इसको एक मजबूत समर्थक प्राप्त करता है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संधियों के पालन पर जोर देता है। हालांकि ये उन संस्थानों में सुधार का भी पक्षधर है जो वर्तमान वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि यहाँ पे उनके जो संस्थाएं हैं उसके हिसाब से भी भारत की पॉलिसी नीति जो है वो बनाई जाती है, उनको ध्यान में रख के भी देखी जाती है। वैश्विक चुनौतियाँ कौन कौन से हैं, ग्लोबल चैलेंजेस कौन से हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कोविड-19 आया था, ग्लोबल क्लाइमेट भी यहाँ पे आप सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अलावा टेररिज्म है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक चुनौतियाँ हैं जिससे केवल भारत नहीं, हर एक देश जो है इनसे परेशान होता है। महाशक्तियों के साथ संबंध, कैसा रिलेशन होना चाहिए मेजर पावर के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है भारत और यूएसए के साथ कैसे संबंध हैं, और यहाँ पे रूस के साथ कैसे संबंध है, चाइना और यूरोपीय संघ जो हैं इनके साथ कैसा संबंध है, इनके बारे में भी आप पेपर में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यूएसए के साथ भारत के, अमेरिका के साथ संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जिसमें आप सभी को पता ही है कि यूएसए से हम ज़्यादातर जो रक्षा व्यापार है, हमारा जो डिफेंस है, इसके अलावा ट्रेड है, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हम ज़्यादातर जो है उस पर निवेश करते हैं, उनसे आयात निर्यात कराते हैं, और दोनों देशों में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र काफ़ी स्थिरता बनाए रखता है। इसके लिए क्वाड का जो मंचों पर यहाँ पे सहायता ली जाती है। इसके अलावा रूस भारत का एक पारंपरिक और विश्वसनीय रक्षा भागीदार रहा है। रूस जो कि हमारा पुराना मित्र रहा है, इससे हम ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण आयात में रूस की जो है काफ़ी भूमिका यहाँ पे मानी जाती है। और चीन के बारे में आपको पता ही है, चीन से हमारे कैसे संबंध है, काफ़ी जटिल संबंध है जिनमें व्यापार और आर्थिक सहयोग के साथ साथ सीमा विवाद भी हमें कई बार देखने को मिलता है। और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन में जो भारत यूरोपीय उनके साथ व्यापार करता है, निवेश करता है, जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकियाँ जो जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंधों को मजबूत करता है। हर एक क्वेश्चंस के आंसर के बाद आप सभी को निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। निष्कर्ष में यहाँ पे आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं कि समकालीन के टाइम पे भारत में क्या क्या यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को लेकर कौन कौन से कारक रहे थे, वो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और हो सकता है यहाँ पे आपको लगे कि आंसर काफ़ी कम लग रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आंसर राइटिंग में, आंसर शीट में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी यहाँ पर नोट डाउन या उन पर मैंसन कर सकते हैं जो आपने पढ़े हों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो मार्क्स होंगे 15 या 20 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 4 से 5 पेज या कम से कम 3 से 4 पेज तो आपको आराम से लिखने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विस्थापन जो कि भारतीय विदेश नीति में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर के आती है, और इसके बारे में आपको बताना है कि विस्थापन क्या है और ये किस तरह से भारतीय विदेश नीति में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना है कि विस्थापन से आप समझते क्या हैं। विस्थापन चाहे वह आंतरिक हो या सीमा पर हो, भारतीय विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी चुनौतियों बन गया है। ये केवल मानवीय संकट नहीं है, बल्कि ये एक भू राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक न्यार्थ भी इसमें शामिल होता है। विस्थापन का मतलब केवल ये नहीं है कि देश की जो आंतरिक सीमा है या बाहरी सीमा है उससे लेना है, बल्कि यहाँ पे जितने भी भू राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक होते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं विस्थापन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे पड़ोसी देशों से शरणार्थियों और अवैध प्रवासी, जैसे कि विस्थापन से आप सभी को पता ही है माइग्रेशन, जिसमें आपका अपने देश से जो व्यक्ति होते हैं किसी दूसरे देश में जाके रहते हैं, या दूसरे देश के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने देश में आके रहते हैं, तो इससे भारत की विदेश नीति में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट डालती है, ये यहाँ पे आपको बताना है।
काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इजी से बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बांग्लादेश में जो अवैध आव्रजन है ये भारत के लिए दशकों की एक बड़ी समस्या रही है। खासकर पूर्वोत्तर राज्य में, भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश के जितने भी लोग होते हैं बिना किसी परमिट के आ जाते हैं, और उससे जो उस राष्ट्र की या उस राज्य की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अवैध आव्रजन से जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है, संसाधनों का दबाव है, सामाजिक तनाव है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर किसी देश से कोई व्यक्ति या जो जनसंख्या या जो लोग हैं किसी दूसरे देश में जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उससे किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें जनसांख्यिकीय परिवर्तन है, संसाधनों पर दबाव अधिक पड़ेगा, सामाजिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियाँ जो है उत्पन्न होंगी। इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है इसको भी एक दबाव रहता है, क्योंकि इसे बांग्लादेश के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए इस मुद्दे का जो है समाधान खोजना होता है। और ये सीमा प्रबंधन, घुसपैठ को रोकने के लिए प्रत्यावर्तन यदि संभव हो तो इस पर केंद्रित रहता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमें उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेशी होते हैं, जो बांग्लादेश है उसको देखते हुए हमें उन नीतियों को बनाना पड़ता है जिससे अपने देश का तो प्रॉफिट हो लेकिन साथ साथ उस देश को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, उनकी भावनाओं को कोई नुकसान ना पहुँचे। म्यांमार से आप देखेंगे रोहिंग्या संकट है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। श्रीलंका से तमिल शरणार्थी हैं, इनके बारे में आपको पता ही है। गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका से बड़ी संख्या में जो है तमिल शरणार्थी ये भारत आए थे और स्थिति इस तरह के साथ हो गई थी, वापस जो है लौट भी नहीं पाए थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है भारत की एक आबादी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे साझा करती हैं, और भारत की नीति में मानवीय सहायता, पुनर्वास, श्रृंखला के संवेदनशील रहती हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनमें भी जो शरणार्थी हैं, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के यहाँ पर लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, और इनको नागरिकता देने के लिए भी जो नागरिक संशोधन है CAA 2019 भी पारित किया गया था, और इसे देश भर के बाहर में काफ़ी बहस भी छिड़ गई थी, आप सभी को पता ही, काफ़ी धरने भी किए गए थे 2019 में। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कि एक बाहरी कारक हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आंतरिक विस्थापन और इससे बाहरी निर्यात क्या है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन क्या है। हालांकि ये सीधे तौर पर हम विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। भारत के जो भीतर प्राकृतिक आपदाओं हैं, विकास परियोजनाएं हैं, संघर्ष हैं, और इनके कारण होने वाले जो आंतरिक विस्थापन होते हैं इससे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होता है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करता है। अब किस तरह से कोई चीज़, कोई अगर घटना घटती है तो अंतर्राष्ट्रीय छवि को या जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे छवि को प्रभावित करती है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अहमदाबाद में जो है प्लेन क्रैश हुआ है, जिससे न केवल इंडिया बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल, इसके अलावा पाकिस्तान और USA, इन सभी ने कुछ ना कुछ कमेंट करके अपने जो भाव प्रकट किए हैं। और इससे आप सभी को पता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भारत की इसमें क्या छवि बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है, इस स्थिति को देखते हुए, नज़र रखते हुए भी भारत को अपनी आंतरिक नीतियाँ और जो प्रथाएं हैं इसको समुदाय को जवाब देना पड़ता है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि भारतीय प्रवासियों का विस्थापन और सुरक्षा, डिस्प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिस्पोजल। जब विदेशों में भारतीय नागरिक रहते हैं उनको यहाँ पर अगर कोई संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा का हो या राजनीतिक अस्थिरता का कारण हो, तो इससे भी विस्थापित होते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर, इसके अलावा अपने देश में वापस बुलाने के लिए भी भारत की जो एक विदेश नीति है काफ़ी अच्छा कार्य करती है, महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए आप सभी को पता है युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जैसे यूक्रेन, यमन, सूडान में जो भारतीय नागरिक थे इनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ऑपरेशन राहत जैसे कई सारे पहल जो है विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिससे भारतीय लोगों को यहाँ पे कोई नुकसान ना हो सके, उनकी सिक्योरिटी को यहाँ पे देखा जा सके। बहुपक्षीय जो मंच है इनको विस्थापन का मुद्दा, डिस्प्लेसमेंट इशूज़ इन मल्टीलेटरल फोरम्स। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शरणार्थियों और प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर अपनी स्थिति जो है बतानी पड़ती है कि इतने देश या अपने देश में इतने लोग क्यों हैं, या जो बाहर से आए हुए लोग उनके लिए हम कुछ करते क्यों नहीं हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें, मुद्दे होते हैं जिनको पर भारत को अपना जवाब देना पड़ता है। और विकसित देश जो होते हैं अक्सर शरणार्थियों के बोझ को साझा करने के लिए विकासशील देशों पर अपना प्रभाव जो है दबाव डालते हैं, जबकि भारत जैसे देश जो कि जिम्मेदारी साझा करने के लिए सिद्धांत पर जोर देता है लेकिन अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी बनाए रखता है। और भारत जो है एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट सेफ फॉर जो कि ऑर्डर एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM जैसे वैश्विक समझौते में भाग लेता है, जो कि प्रवासन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
इसके अलावा 5th पॉइंट है विदेश नीति के लिए एक निहितार्थ, इम्प्लीकेशन फॉर फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मानवीय सहायता या जो नैतिक आयाम है, पहला पॉइंट जिसमें विस्थापन संकट भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में मानवीय सहायता प्रदान करने और नैतिक रुख बनाए रखने के लिए अवसर देता रहता है। मानवीय सहायता के लिए सुरक्षा जो चिंताएं होती हैं, और यहाँ पे द्विपक्षीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है, और ये यहाँ पे संसाधनों का दबाव है। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए इनसे क्या क्या चीज़ होती है। सुरक्षा चिंता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा लोग या ऐसे असंगठित समाज अगर हमारे देश में घुस जाते व्यक्ति आ जाते हैं तो हमारी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। द्विपक्षीय संबंध होता है, विस्थापन का जो मुद्दा होता है ये केवल किसी एक देश का नहीं होता, जबकि दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक द्विपक्षीय संबंध का भी यहाँ पे निर्माण होता है। उन जो माइग्रेशन होते हैं उनको देखते हुए भी यहाँ पे हमें नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय छवि किस तरह से बनती है अभी आपको मैंने समझाया। और संसाधनों पर दबाव किस तरह से पड़ता है, संसाधन कम रहेंगे, आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है संसाधनों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उनका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और भावी पीढ़ी के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध था, कैसा संबंध था, क्या क्या बदलाव आए। ये जो ऐसे क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध रहे, इसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप से भी जो है पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको हम कई तरह से भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका शीत युद्ध है इस टाइम पे भारत और अमेरिका के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध में क्या क्या बदलाव आए हैं, और ऐसे कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे भारत और अमेरिका के संबंध से ही। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में शीत युद्ध के दौरान जो यहाँ पे संबंध रहे थे वो यहाँ पे आपको बताना है कि संबंध बदल गए थे या कैसे थे। शीत युद्ध के समय जहाँ जटिल संबंध थे और विश्वास से भरे थे, वहीं शीत युद्ध के बाद किए हुए रणनीतिक समझौते और सहयोग की ओर बढ़े थे, जो कि अमेरिका जो कि पहले पूंजीवादी देश था, जिस वजह से यहाँ पे जो भारत है उसके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे शीत युद्ध यहाँ पे समाप्त हुआ उसके बाद यहाँ पे जो भारत और अमेरिका हैं इसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संबंध सुधरे, और आगे कौन कौन से यहाँ पे किन किन चीज़ों में सुधार आया वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि शीत युद्ध जो कि 1947 से लेकर लगभग 1991 के दौरान चला था, इस टाइम पे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण अविश्वास से भरे थे। इसके मुख्य कारण क्या हो सकता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ना हम इधर रहेंगे ना हम उधर रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है यूएसएसआर और यूएस में कहीं ना कहीं जो कि एक युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे भारत जो कि किसी एक देश का साथ ना देकर गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो कर रहा था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत ने शीत युद्ध की ध्रुवीकृत दुनिया में किसी भी गुट या किसी भी समूह का हिस्सा ना बनने का फैसला लिया था। और भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका नेतृत्व किया था, जो कि इसमें 9 स्वतंत्र देशों को दोनों गुटों के सैन्य संबंधों से दूर रखना था। अमेरिका ने भी भारत की इस नीति को अक्सर सोवियत संघ के प्रति झुकाव के रूप में देखा था, क्योंकि भारत ने सोवियत संघ से जो है आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त की थी। चाहे वो यूएस हो यूएसएसआर हो, उस टाइम पे भारत के जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मित्र होते थे, जिस वजह से यहाँ पे भारत अपनी उन पॉलिसीज़ को लेकर उनके थोड़ा बहुत यहाँ पे ढील देता था। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैसा गठबंधन रहा है, यूएस अलाइनमेंट विद पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपना सैन्य सहयोगी बनाया था, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं बनाता है, और पाकिस्तान को जो कि सीटों की दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और सेंटो जैसे के सैन्य गठबंधनों में शामिल किया था, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होता था। और इस गठबंधन से भारत और अमेरिका के संबंध में काफ़ी खटास आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण और इसकी सहायता प्रदान की थी, जिससे भारत के खिलाफ यहाँ पे किया जा सकता था। कश्मीर मुद्दे और राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र है, ये भी यहाँ पे आपको पता ही है कि यूएन में काफ़ी बार कश्मीर के मुद्दों को लेकर जो है आवाज़ उठाई गई है पाकिस्तान और भारत की तरफ से, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान ये बार बार कहता था कि ये हमारा हिस्सा है और आप सभी को पता है कश्मीर किसका हिस्सा है, जिससे भारत को लगा कि अमेरिका जो इसके हितों में खिलाफ जो है काम कर सकता है। और क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान उस टाइम पर साथ साथ या उनके जो संबंध थे भारत के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे थे, जिस वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान का मुद्दा था वो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में बार बार पाकिस्तान की तरफ से पक्ष में रहता था।
और परमाणु अप्रसार यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जो कि भारत के अब जब यहाँ पे भारत ने देख लिया था कि अमेरिका के पास जो कि परमाणु संपन्न देश बन चुका था, तो भारत भी कहीं ना कहीं चिंतित रहता था कि कभी भी कोई भी आक्रमण हो सकता था। और एनपीटी पर इन्होंने संधि पर जो हस्ताक्षर भी नहीं किया था और दबाव भी डाला जा रहा था अमेरिका की तरफ से। तो इसको भी लेकर यहाँ पे साफ मना कर दिया था भारत ने कि वो एनपीटी में जो है हस्ताक्षर नहीं करेगा, जिससे यहाँ पे भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी बहुत तनाव और खटास देखने को मिलती है। 1971 का यहाँ पे भारत पाक युद्ध देखेंगे, इसमें भी जो है अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिस वजह से भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे वो थोड़े यहाँ पे तनावपूर्ण थे। इसके अलावा शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध किस तरह से अच्छे हुए वो यहाँ पे आप देखिए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, जो कि शुरू में धीरे धीरे और फिर तेज़ी से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण, इकोनॉमिक लाइब्रेजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की एक नीति अपनाई, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक बाज़ारों के लिए खोल दी गई थी कि भारत ने अपने जो बाज़ार थे वो सभी देशों के लिए खोल दिए थे, आओ हमारे बाज़ार में इन्वेस्ट करो। और भारतीय जो कि इसमें अमेरिका ने भारत में निवेश करने और व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए भी अवसर यहाँ पे पैदा किए थे। भारत जो कि एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया था, जिससे भारत अमेरिका के लिए एक आकर्षक बाज़ार और भागीदारी का बन गया था, जिससे यहाँ पे इनके जो संबंध थे वो थोड़े बहुत यहाँ पे सही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साझा लोकतांत्रिक मूल्य, जो कि शेयर डेमोक्रेटिक मूल्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। शीत युद्ध के बाद जो है साझा लोकतांत्रिक मूल्य और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास दोनों देशों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया था कि दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से भागीदार यहाँ पे बनाया ही जाना था। चीन का उदय और रणनीतिक अभिसरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइज ऑफ चाइना। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि चाइना कई बार यूएसए को भी यहाँ पे धमकी दे देता है, ललकार दे देता है, और भारत के बारे में आप सभी को पता ही है चीन की क्या क्या यहाँ पे नीतियाँ रहती हैं। चाहे वो सीमा विवाद हो, तो उसको भी लेकर, इस चीन के विवाद को भी लेकर भारत और कई बार अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पे एक साथ देखने को काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे। 21वीं सदी में चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव, जो कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक साझा चिंता बन गया था, इसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक अभिसरण को जन्म दिया था। भारत और अमेरिका ने जो क्वाड है जैसे मंचों में सहयोग करना शुरू किया, और जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखना था। रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई, इंक्रीज में इन डिफेंस कॉरपोरेशन हुआ। इस शीत युद्ध के दौरान भारत मुख्य रूप से जो सोवियत हथियार थे इन पर निर्भर था। अब वो ना केवल यूएसएसआर पर अपना जो हथियार थे उसके ऊपर निर्भर रहकर अमेरिका के ऊपर भी जो रक्षा उपकरण थे उसको भी यहाँ पे खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे इन दोनों देशों के बीच में संबंध थे वो भी काफ़ी अच्छे हुए। इसके अलावा दोनों देशों में जो कि लेमो, जो कि यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और यहाँ पे आपका COMA कासा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एंड BECA, जो कि यहाँ पे आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, जैसे 4 मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास भी यहाँ पे आपको देखने को मालाबार, जो कि नौसैनिक अभ्यास होता ही नियमित हो गया था। अमेरिका अब भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक था, और जो कि यहाँ पे आपका नागरिक परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर डील, इसमें भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 2008 में जो भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इसी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारत के परमाणु जो कार्यक्रम थे वो दशकों पुराने अमेरिकी प्रबंधों को हटा दिया था, भारत को परमाणु आपूर्तिपूर्व समूह जो कि NSG तक पहुँच प्रदान की थी, जो कि अभी भी भारत जो है NSG का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना, कहीं आप इसे सदस्य मान ले। ये समझौता दोनों देश के केवल गहरे भरोसे और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक था। आतंकवाद जो कि एक इम्पोर्टेंट था, 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका में आतंकवाद के खिलाफ, तो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका यहाँ पे निभाता है। ज्ञान आधारित साझेदारी, नॉलेज बेस्ड पार्टनरशिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा रिसर्च एंड डिस्कवर है, इससे भी यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हुए हैं। कॉरपोरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें रही हैं कोविड-19 को देखते हुए, यहाँ पे आप इसका एक अच्छा एग्जांपल भी दे सकते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। निष्कर्ष में यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं। 4th क्वेश्चन में शीत युद्ध के दौरान, और अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के संबंध क्या थे, चाइना के साथ कैसे संबंध थे, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो इस क्वेश्चन के जो आंसर उसको शुरू करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और रूस की क्या संबंध थे, उनमें क्या बदलाव आए हैं। शीत युद्ध जो कि आपका 1947 से 1991 के दौरान चला था, इस टाइम पे भारत और रूस के जो संबंध थे, तब रूस जो था उस टाइम पे यूएसएसआर था और इसके संबंध में महत्वपूर्ण और गहरे बदलाव आए थे, जो कि मुख्य रूप से भू राजनीतिक, वास्तविक सुरक्षा आवश्यकता और आर्थिक सहयोग से प्रेरित थे। ये संबंध जो है भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदारी के रूप में विकसित हुआ। और सबसे पहला जो बदलाव हुआ था, ये दोस्ती की नींव हुई थी, जिसमें आप सभी का राजनयिक संबंध और पहचान हुआ था। इसमें भारत को स्वतंत्रता मिलने से कुछ महीने पहले ही 1947 में भारत और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध स्थापित किया था। सोवियत संघ ने भारत की नव स्वतंत्रता की मान्यता दी और शुरुआती दौर से भारत के विकास में सहायता की थी। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता का सम्मान किया और आर्थिक सहयोग की शुरुआत भी हुई थी। और गुटनिरपेक्षता में हालांकि सोवियत संघ की एक साम्यवादी महाशक्ति था और उसने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया था, जबकि पश्चिमी देशों विशेषकर जो अमेरिका थे, इन्हें अक्सर सोवियत झुकाव के रूप में देखा जाता था और सोवियत संघ ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता को भी समझा था। आर्थिक सहयोग की शुरुआत हुई थी। सोवियत संघ ने भारत को इस्पात संयंत्र भिलाई में और भारी इंजीनियरिंग इकाई और बिजली परियोजना जैसे प्रमुख उद्योगों की स्थापना करने में जो है मदद की थी और पश्चिमी देशों में की तुलना में अधिक अनुकूल शर्तों पर भी था, जो कि पश्चिमी अक्सर सहायता के साथ साथ राजनीतिक शर्तें भी रखता था। संबंधों का गहना होना जो कि 1960 से 1970 का दशक रहा था, इस टाइम पे जो रणनीतिक साझेदारी थे इसका उदय हुआ था, जिसमें रक्षा संबंध और मजबूत हुए थे। कश्मीर और गोवा का पर सोवियत संघ समर्थन इन्होंने दिया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो कि ताशकंद समझौता था 1966 का, इसमें भी सोवियत संघ ने पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1971 की शांति में मैत्री और जो सहयोग संधि थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन, इस संबंध में भी एक निर्णायक मोड़ था। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी 1971 का पाक युद्ध, और इसमें जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था तो पाकिस्तान को अमेरिका चीन अक्ष का समर्थन मिल रहा था। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी एक मजबूत जो है कि साझेदारी की आवश्यकता थी, जहाँ कि यहाँ पे रूस ने निभाई थी। संधि का जो महत्व था, ये 9 अगस्त 1971 से लेकर हस्ताक्षर से 20 वर्षों की संधि के दोनों देशों के बीच में गहन रक्षा, राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का जो है कार्यक्रम मार्ग प्रशस्त किया था। इसमें यह भी प्रावधान था कि यदि किसी भी पक्ष को किसी तीसरे देश में खतरा महसूस होता है तो दोनों पक्ष परामर्श करके आवश्यक जो है कदम उठाएंगे। तो ये पूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है रूस ने, और रूस आज भी टाइम पे जो है भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त है। और संबंधों का उच्चतम स्तर जो कि 1980 का दशक था, इसमें विश्वसनीय सहयोग थे, आर्थिक निर्भरता थी, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहायता थी और बहुध्रुवीय विश्व की वकालत भी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे गुटनिरपेक्षता की जो रणनीतिक झुकाव था, इसमें भी यहाँ पे सोवियत संघ ने इसका मजबूत समर्थन दिया था। आर्थिक और सैन्य निर्भरता में भारत अपनी रक्षा और कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए सोवियत संघ पर भी निर्भर रहता था। इसके अलावा 5th क्वेश्चन जो कि यहाँ पे चीन एक महाशक्ति के रूप में बढ़ते हुए राष्ट्र के संदर्भ में बताना है कि भारत चीन के संबंधों में बदलाव की क्या प्रकृति रही है, इसको आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे चीन का एक महाशक्ति के रूप में उभरना कैसे यहाँ पे भारत के लिए जो है एक समस्या था, वो यहाँ पे आपको बताना होगा कि 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण जो भू राजनीतिक घटना थी वो उनमें से एक थी कि चीन का उभर कर आना। इसके अलावा इस उद्देश्य से भारत और चीन के संबंधों में जो कि प्रकृति में मौलिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया गया था, और शुरुआती दिनों में कहीं आगे भी जो है काफ़ी शुरू में देखे जाए तो चीनी और जो भारत थे काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में आज के टाइम पर भी देखेंगे तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर संबंध देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआती जो सद्भाव थे इससे बढ़ते तनाव तक कैसे, फ्रॉम इनिशियल हार्मनी टू ग्रोइंग टेंशंस। सबसे पहले यहाँ पे 1950 का दशक देखिए, इसमें हिंदी चीनी भाई भाई स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में जो भारत और चीन के इसके संबंध थे काफ़ी अच्छे थे। पंचशील का जो समझौता था इस पर आधारित था, जो कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और दोनों देशों में एशियाई एकजुटता की वकालत की। 1962 का जो कि युद्ध हुआ था, विश्वास का टूटना यहाँ पे हुआ था। 1962 का भारत चीन का एक युद्ध हुआ था, जो कि काफ़ी एक निर्णायक मोड़ भी रहा है इन दोनों के संबंध में। और इस युद्ध ने भारत के लिए गहरा जो है आघात पहुँचाया था, क्योंकि कई दशकों में भारत तक विश्वास का खाई पैदा कर दी थी। और सीमा विवाद को लेकर जो कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन था, इन मुद्दों को लेकर चीन काफ़ी भड़का हुआ था।
और चीन युद्ध का जो प्रभाव है ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शीत युद्ध का प्रभाव, शीत युद्ध के दौरान भारत का जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध थे और चीन के अमेरिका के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी कारण। अब जब यहाँ पे चीन जो कि एक शक्ति के रूप में उभर रहा था उस टाइम पे इनके संबंध में कैसे कैसे यहाँ पे क्या प्रकृति थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका आर्थिक निर्भरता बनाम व्यापार घाटा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस वर्सेस ट्रेड डेफिसिट भारत को ज़्यादा होने लगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ता व्यापार, चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था और जिसका द्विपक्षीय व्यवहार 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया था। भारत कई प्रमुख उद्योगों में जैसे फार्मास्यूटिकल, एपीआई है, सोलर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनमें चीन पर जो है निर्भर रहता है। चिंताजनक व्यापार घाटा हो गया और चीनी निवेश जो कि काफ़ी कम हो गया और सीमा पर निरंतर तनाव और सैन्य टकराव से इन दोनों के देशों के बीच में जो संबंध थे वो यहाँ पे कम होने लगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा देखेंगे LAC और LAC जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है और LAC पर सीधा निर्धारण जो स्पष्ट नहीं है कि कौन सा एरिया भारत का है कौन सा उसका है, जिसके कारण लगातार जो है घुसपैठ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डोकलाम और गलवान जो एरिया है इनमें भी काफ़ी जो है तनाव देखने को मिलता है। बुनियादी ढांचा विकास यहाँ पे आप देखेंगे चीन जो कि LAC के पास तेज़ी से सैन्य और जो नागरिक बुनियादी ढांचा होता है इसको विकसित करता है और जवाब में भारत भी अपनी क्षमताओं को यहाँ पे बढ़ा रहा है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रभावी क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है चीन हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र इसमें अपना प्रभाव डालता है जिसे भारत अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति है जिसमें हिंद महासागर के आसपास बंदरगाहों सुविधाओं का विकास भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंता है। जैसा आपको पता ही होगा कि जो श्रीलंका है उसका यहाँ पे एक द्वीप भी पाकिस्तान और चीन जो है इन्होंने हथिया लिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे आप देख सकते हैं BRI जो कि चीन का BRI का जो रणनीति इसमें चीन पाकिस्तान का एक आर्थिक गलियारा सिपेक जो कि विवादित है, जिसको भी लेकर भारत और चीन के बीच में काफ़ी विवाद रहता है। दक्षिण एशिया में प्रभाव देखेंगे तो चीन ने नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव जो है बढ़ाना शुरू किया है, जिससे भारत को अपने पड़ोस पहले नीति को मजबूत करने की चुनौती जो है मिल रही है। बहुपक्षीय मंचों पर प्रतिद्वंदिता है, राइवलरी इन मल्टीपल फोरम्स हैं जिनमें आपका UNSC है, यहाँ पर भी चीन और भारत में काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। और आतंकवाद है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है जिसमें भारत एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करता है, तो वहीं चीन जो है इसमें बढ़ते प्रभाव का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपने पक्ष में मोड़ने की ओर अग्रसर रहता है। चीन कहीं ना कहीं अपनी जो शक्ति है उसको विस्तार करता है और भारत जो है उनको किस तरह से रोक सकता है इन सही चीज़ों के बारे में अपनी पॉलिसीज़ बनाता है। साझा चुनौतियों और जो सीमित सहयोग है, शेयर्ड चैलेंजेस एंड लिमिटेड कॉरपोरेशन है, जलवायु परिवर्तन और महामारी है, इसको लेकर हर किसी न किसी देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो कोविड-19 हो। कोविड-19 के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ब्रिक्स एंड SCO है, भारत और चीन में जो ब्रिक्स जिसमें आपका ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और संघाई जो कि सहयोग संगठन है, इनमें भी काफ़ी सहयोग करता है जैसे मंचों पर, और जो कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था इनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत की जो प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा है, इंडियन रिस्पॉन्स एंड फ्यूचर डिस्कशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीन के एक महाशक्ति के रूप में बढ़ने के संदर्भ में भारत ने अपनी विदेश नीति में क्या महत्वपूर्ण समायोजन किए हैं। सबसे पहले किया है संतुलनकारी कार्य किया है कि भारत चीन के साथ एक जटिल संतुलनकारी कार्य कर रहा है जहाँ पर वह आर्थिक संबंधों को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही साथ अपने जो राष्ट्रीय सुरक्षा है रणनीति की इसको भी बनाए रखता है। बहु संरेखण है, मल्टी अलाइनमेंट है, जिसमें चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ साझेदारी जो है मजबूत की है। क्वाड जैसे समूह के साथ रणनीति के भी हिस्सा लिया है। रक्षा क्षमताओं का निर्माण किया है, क्षमताओं का जिसमें LAC के साथ बुनियादी ढांचे इनको तैनाती पे बढ़ाकर अपनी जो क्षमता है उनको मजबूत किया है। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, सीमा वार्ता के लिए जो है चीन से बात भी की है जो कि काफ़ी धीमी प्रगति पर है, और ये यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, टोटल क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो पाकिस्तान, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके सामने मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण करना है कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरह से और इसके जो मौजूद चुनौतियाँ हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है।
पूरा PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। और 8वें क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कोई 2 नोटिस शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कि नहीं संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 2 विषयों पर, जो कि यहाँ पे आपका G20 है और जो कि यहाँ पे क्वाड है। इसके अलावा और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वाड हो गया और गुणनिरपेक्षता इसकी नीति है। तो टोटल यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे चीन युद्ध हो गया, ये पूरा वही टॉपिक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपको G20 दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका, क्वाड, गुणनिरपेक्षता और ये भारत के क्या विचार थे, इनमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। पूरा नोट आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स आपको और भी वीडियोस के मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।